4 मार्च 1946 को ब्राज़ील का एक छोटा सा गांव असारी गुआमा, इस गांव के जितने भी लोग थे वो एक फेस्टिवल में जा रहे थे। इस फेस्टिवल का नाम कार्निवल फेस्टिवल था। इसके अंदर जो गांव के लोग हैं ये सारे इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा मौज मस्ती किया करते। इस फेस्टिवल में डांस वगैरह हुआ करता, साथ में लोग यहाँ पर अपने मनपसंद का खाना खाया करते, बहुत सारा एंजॉय किया करते। ये पूरी रात ऐसे ही चला करता। और इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम जुआव था। वो पेशे से एक किसान था और उसके 5 बच्चे थे, लेकिन उसे इस फेस्टिवल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसको भीड़ भाड़ वाले इलाके से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। वो वहाँ पर जाना पसंद ही नहीं किया करता। उसको बस बहुत ही शांत माहौल चाहिए था, जिसकी वजह से वो इस फेस्टिवल में नहीं जाता। उसकी फैमिली, उसके बच्चे और पूरा गांव इस फेस्टिवल में गए हुए थे। अब इस गांव के अंदर जो ये जुआव था ये अकेला था घर पर। इसने अब प्लान बनाया, अपनी घोड़ा बग्गी उठाई, उसके अंदर बैठकर ये गांव से बाहर निकल गया। इसने अपने एक दोस्त को उठाया, उसको लेकर ये पास की ही एक नदी पर पहुंचा जहां पर बहुत शांति थी। और वहां पर जाने के बाद जो ये जुआव था ये वहीं पर खड़ा होकर उस नदी पर एक कांटा फेंक देता है, मछली पकड़ने वाला, ताकि उसके कांटे के अंदर कोई मछली फंस जाए। और वो वहीं पर इंतजार कर रहा था उसके दोस्त के साथ और इस नेचर का मजा ले रहा था। चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही थी, चिड़ियाओं के चहचहाने की और बहुत सारी आवाज़ें, जिसको वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अब धीरे धीरे शाम होने का टाइम हो चुका था। जैसे जैसे सूरज नीचे आ रहा था, अब जो ये जुआव था इसको पता था वैसे तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, ये नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन जैसे रात हो जाएगी यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाएगा। इसी के चलते ये अपनी जितनी भी इसने मछली वगैरह पकड़ी थी उन सबको पैक करता है, अपनी बग्गी में रखता है, अपने दोस्त को बिठाकर अब सीधे ही ये अपने गांव की तरफ आने लगते हैं। और गांव के आखिरी में जब ये गांव में पहुंचने वाले थे वहां पर 2 रास्ते थे। वहीं पर ये अपनी घोड़ा बग्गी को रोक देता है। इसका दोस्त उतरकर दूसरे रास्ते पर सीधा चला जाता है क्योंकि इसके दोस्त का घर उस गांव से बाहर की साइड था, इसलिए इसका दोस्त उतरकर वहीं से चला गया। अब जो ये जुआव था इसको अपने गांव में जाना था और आखिरी के अंदर इसके घर बना हुआ था। अभी ये अपनी घोड़ा बग्गी लेकर वहां से निकलने लगता है अपने गांव की तरफ। और अब तक पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा था अपनी घोड़ा बग्गी के साथ, लेकिन अब इसको कुछ अजीब सा लगना स्टार्ट हो गया। वैसे तो हर रोज ही इसको रात में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर जो ये कच्ची सड़कें थी इन पर इसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन आज इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। वैसे तो ये गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। ना तो यहाँ पर पक्की सड़कें थी, ना ही यहाँ पर बिजली थी, सीवरेज की पाइप भी नहीं थी, पीने का पानी भी नहीं था। ऐसे ही ये खूबसूरत गांव था क्योंकि 1946 में तो यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट हुई नहीं और ना ही इन किसी के पास फ़ोन था। अब अंधेरा था और इसको अंधेरे में ही आगे बढ़ना था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन इसको अब कुछ अजीब सा लग रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसकी तरफ देख रहा है। ये चारों तरफ देखता है लेकिन इसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब धीरे धीरे ये अपनी बग्गी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। और जो ये गांव था इसमें लगभग 100 ही लोग रहा करते, इतना छोटा सा ही ये गांव था। और इस गांव के बीचों बीच एक चर्च बनाई गई थी और उसके आसपास ही इनकी सबकी झोपड़ियां थी और उन्हीं झोपड़ियों में से एक झोपड़ी इसकी थी। अब ये उस चर्च की तरफ बढ़ने लगता है। डरा सहमा ये जल्दी जल्दी अपने घोड़े को भगाता है और चर्च तक पहुंच गया। और वहां पर पहुंचने के बाद इसने अपने घर की तरफ देखा। इसके घर का जो गेट था वो थोड़ा सा खुला हुआ था क्योंकि इसकी पत्नी, बच्चे और पूरा गांव बाहर शहर में गए हुए थे, वो उस फेस्टिवल में थे। लेकिन ये अकेला ही यहाँ पर था। इसको डर भी लग रहा था कि इसके पीछे कोई आया है।
जिसकी वजह से अब इसने देखा कि इसकी पत्नी इसके लिए थोड़ा सा दरवाज़ा खुला छोड़ कर गई है, ताकि इसका पति जब मछली पकड़ कर आए तो वो सीधा ही घर में जा सके। इसने अपने घर की तरफ देखा, अपने घोड़े दौड़ाने शुरू किए और घर के पास जाकर सीधा ही उतरकर घर के अंदर घुस गया और गेट को बंद कर लिया। अब इसको थोड़ी सी शांति मिली थी। घर के अंदर जाने के बाद भी जो ये जुआव था, इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये गांव के और लोगों की तरह अंधविश्वासी था। इसके जो गांव वाले थे उनका मानना था कि जो यहाँ पर पास में ही एक खदान है, उसके अंदर बहुत सारे भूत प्रेत, अलग अलग राक्षस रहते हैं, और साथ में यहाँ पर जंगल के अंदर एक ऐसा स्नेक भी घूमता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके मुंह से आग निकलती है। और इसी के चलते जो ये जवाब था, इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर या कोई भूत प्रेत इसके पीछे ना पड़ गया हो। अब जैसे ये घर में था, इसे फिर से एहसास होने लगा कि कोई इसको देख रहा है, और जवाब को ये एहसास होने लगा था कि जो उसके लेफ्ट साइड में खिड़की है, उसके बाहर से कोई उसे देख रहा है। जिसके बाद जैसे ही वो लेफ्ट साइड में देखता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसको सांस भी नहीं आ रही थी, वो एकदम से सांस भूल चुका था और बहुत ज़्यादा डरा सहमा। वो अपने फेस को ऐसे कवर करता है उस चीज़ से बचने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसके 1 मिनट बाद जो ये जवाब था, ये अपने घर से बाहर निकलता है। इसने अपने ऊपर एक कंबल डाला हुआ था और इधर उधर ये भाग रहा था पागलों की तरह। ये गलियों में इधर उधर जा रहा था। कच्ची गलियां थी, नीचे पत्थर वगैरह, कांच वगैरह, कचरा सब कुछ पर इसके पैर पड़ते जा रहे थे। इसने जूते भी नहीं पहने थे, जिसकी वजह से इसके पूरे के पूरे पांव कट चुके थे और खून से लथपथ थे। लेकिन फिर भी ये इधर उधर भाग रहा था और बहुत जोर जोर से गले से चिल्ला रहा था। पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा था। इधर उधर भागता हुआ अब ये गांव में घूम रहा था कि तभी इसको याद आया कि इसकी बहन की जो झोपड़ी है, उसके अंदर लैंप जला हुआ है। इसको मदद की ज़रूरत थी, पूरा गांव खाली था, इसलिए इसने देखा कि इसकी बहन के घर में अभी भी रोशनी है, तो इसकी बहन शायद अभी तक फेस्टिवल में नहीं गई, जिसके चलते अब ये उसके घर की तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ जो इसकी बहन थी मरीज, वो किचन में खाना बना रही थी। वो खाना वगैरह बना रही थी कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, किसी के चिल्लाने की। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से गले से चीखें मार रहा है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही जो उसका दरवाज़ा था, उस पर बहुत ज़ोर से कुछ चीज़ आकर लगी। उस धमाके से वो एकदम से डर गई और ये देखने के लिए कि घर के बाहर क्या चीज़ है, वो अपनी खिड़की की तरफ भागती है। खिड़की की तरफ जाने के बाद जैसे ही उसने बाहर देखा कि ये व्यक्ति है कौन, वो देखकर समझ रही थी कि ये उसका भाई है, जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो चीखे मार रहा है। वो चीखे तो मार रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। बस वो कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी बहन को कुछ समझ नहीं आया कि उसके भाई के साथ ये क्या हो गया, उसकी हालत ऐसी कैसे है, वो क्यों चिल्ला रहा है और उसने कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है। वो कुछ समझ पाती या फिर गेट को खोल पाती, उससे पहले ही उसने अपने भाई की तरफ दोबारा से देखा। तब उसके भाई ने उसकी तरफ नज़र की। उसकी तरफ फेस करते ही जो उसकी बहन थी मरीज, ये एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि उसके भाई की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो रखी थी और उसका चेहरा बहुत अजीब हो रखा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये इसका भाई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो जाकर गेट खोलती है अपने भाई की मदद करने के लिए। आखिरकार वो उसका भाई था। अब जैसे ही जाकर मरीन ने दरवाज़ा खोला, उसका भाई अंदर की तरफ गिर गया। नीचे गिरते ही उसकी बहन उसको देखने लगी कि उसको क्या हुआ है। वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट कैसे आई, तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन बस वो वहाँ पर चिल्लाए जा रहा था। मरीन्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब मरीन्स को कुछ भी समझ नहीं आया, वो घुटनों के बल नीचे बैठी और अपने भाई को पलटने लगी। जैसे ही वो उसे पलटने लगी, उसका भाई खुद ही पलट गया था। उसकी तरफ उसका चेहरा था। उसके चेहरे को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसके चेहरे को बहुत कुछ अजीब सा हो रखा था। और साथ में उसके जो दांत थे वो बड़े बड़े दिख रहे थे उसे। उसके होठ भी अजीब से हो रखे थे।
वो बहुत ज़्यादा चौंक चुकी थी कि इसको क्या हो गया है। वो कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इसके थोड़ी देर बाद जो उसका भाई था उसने हल्की सी आवाज़ में अपनी बहन को कुछ कहा। वो कह रहा था कि मैं जला हुआ हूँ, मुझे जलन महसूस हो रही है। ये बात सुनते ही उसकी बहन ने उसके ऊपर से वो कपड़े वगैरह हटाने शुरू कर दिए कि उसके भाई को किसने जलाया होगा। जैसे ही उसने उसके ऊपर से वो चादर हटाई लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, जैसा नॉर्मल व्यक्ति का शरीर होता है वैसा ही उसका शरीर था। कहीं पर भी जलने के कोई भी निशान नहीं थे। उसके हाथ पाँव, उसका शरीर बिल्कुल ठीक था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जलने की बात कर रहा है और इसका शरीर बिल्कुल ठीक है। जिसके तुरंत बाद वो अपने भाई के फेस की तरफ देखती है। जैसे ही उसने फेस की तरफ देखा उसके भाई का जो चेहरा था वो बदलने लगा था। उसके चेहरे को स्वेलिंग आ गई थी, साथ में वो हल्का हल्का पर्पल होने लगा था, जिसे देखकर इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके भाई के साथ क्या हो रहा है। जब मरीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो बाहर की तरफ भागने लगी। वो मदद लेने के लिए जा रही थी। उसे पता था कि गांव के 2 लोग अभी भी गांव में मौजूद हैं, एक तो डॉक्टर और एक व्यक्ति और जिसका नाम शेरिफ था। अब उनके घर के पास पहुंचकर इसने गेट खटखटाना शुरू किया। वो दोनों व्यक्ति बाहर आते हैं। मैरी ने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन उसके पास कोई भी वर्ड्स नहीं थे। वो कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। बस मैरी ने यही कहा कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, मेरा भाई मुश्किल में है। जिसके बाद ये दोनों उसकी मदद करने के लिए गांव की तरफ भागने लगते हैं, इनके घर की तरफ। अब जैसे ही ये तीनों इसके घर पर पहुंचे, मरीन्स के घर पर, वहां पर जाकर इन्होंने देखा कि इसका भाई जमीन पर पड़ा हुआ है। और जैसे कि मरीन ने पहले देखा था कि उसका भाई का चेहरा पर्पल हो चुका है, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचे अब जो इसकी छाती थी और इसकी बाजुएं थी ये भी अब स्वेलिंग आ चुकी थी इन पर और ये भी हल्की हल्की पर्पल होने लगी थी। ये देखकर इसकी बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके भाई के साथ क्या हो रहा है। अब जो वो दूसरा व्यक्ति था जो डॉक्टर से अलग था वो झुककर उसके ऊपर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन जुआव को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो खुद को शांत करता है, इस दर्द को सहन करने की कोशिश करता है। तब जुआव ने बताया कि मैं घर पर आ रहा था, तब मेरा किसी ने पीछा किया और मुझे जला दिया गया। अब जैसे ही जो ये व्यक्ति था इसको पता चला कि जुआव को जलाया गया है, वो भागकर सीधे उसके घर की तरफ जाता है। जैसे ही उसने घर को खोलकर देखा अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी ने इस घर में किसी को जलाया हो। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल साफ सुथरा वो घर था। उसके अंदर कोई भी जलने के निशान नहीं थे, यहाँ तक कि उसके अंदर एक मोमबत्ती भी नहीं जलाई गई थी। इसको कुछ भी समझ नहीं आया। जिसके बाद ये व्यक्ति वापस से वहीं पर आ जाता है, यानी कि मरीन्स के घर पर ये आ जाता है। और अब जैसे ही ये इसके घर में पहुंचा इसने भी देखा जो ये जुआव था इसकी हालत अब पहले से भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। इसको 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका था इसके ऊपर जो ये हमला हुआ था। इसके बाद से इसकी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि इसकी शरीर की जो छाती और बाजुएं थी ये और भी ज़्यादा पर्पल रंग की होती जा रही थी, यानी कि डार्क पर्पल इसका कलर होता जा रहा था। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि तभी जो इसकी बाजू थी वो अब उबलना शुरू हो गई थी। जैसे हम मांस को पकाते हैं उस टाइम पर जैसे वो उबलता है वैसे ही इसकी बाजुएं उबलने लगी थी और इसकी बाजू पर वो छाले से बनने स्टार्ट हो गए और वो फूटने लगे थे। और छाले भी कोई नॉर्मल नहीं, बड़े बड़े छाले। जैसे ही वो फूट रहे थे इसकी स्किन नीचे गिरे जा रही थी। बिल्कुल इसकी हम हड्डियां भी देख सकते थे, इतनी बुरी तरीके से इसका हाल हो रखा था। और जगह जगह से ये फूटे जा रहा था, इसकी स्किन नीचे गिर रही थी। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब उस डॉक्टर ने कहा कि हमें इसे हॉस्पिटल में ले जाना होगा, यहाँ पर इसका कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर था और जो इनका रास्ता था वो भी कच्चा था, जिसकी वजह से ये इतनी दूर नहीं जा सकते थे। तब इन्होंने एक लोकल हॉस्पिटल में इसे भर्ती करवाने के बारे में सोचा। और जो ये व्यक्ति था जो डॉक्टर के साथ आया था इसके पास एक ट्रक था। उस ट्रक को ये लेकर आते हैं और जो ये जुआव था इसके ऊपर एक नई चादर डालते हैं और इसे उठाकर ट्रक में रखते हैं। जिसके बाद ट्रक अब हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रक उस कच्चे रास्ते से जा रहा था और वो उछल रहा था,
जैसे ही वो उछल रहा था वैसे ही जो ये अंदर जुवाव पड़ा था, इसकी जो ये स्किन थी ये उछल उछल कर इधर उधर गिर रही थी। इसके स्किन के बुलबुले से बनकर इधर उधर फूट रहे थे। इतनी बुरी हालत इसकी हो रखी थी और ये दर्द में चिल्लाए जा रहा था। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद ये हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में उठाकर इसको एक प्राइवेट रूम में रखा जाता है। डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आया था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसको देखकर वो बिल्कुल डर चुके थे। उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था कि किसी व्यक्ति का शरीर ऐसे फूट रहा है, क्योंकि ऐसी बीमारी उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि वो इसका इलाज कैसे करे। उन्हें बस इतना पता था कि इसको दर्द से राहत वो दे सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी इसको पेन किलर देनी शुरू कर दी। हाई डोज में इसे पेन किलर दिया गया ताकि इसको थोड़ी सी राहत मिले। जुआओ को अब जो वो हाई डोज में पेन किलर दिए गए थे उससे उसको राहत मिली। वो थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन उसके शरीर के जो वो हिस्से थे वो फूट फूट कर बाहर गिर रहे थे और इतनी बुरी तरीके से उसकी शरीर की हड्डियां दिखना स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद जो ये जुआव था ये बेड पर आराम से लेट गया। डॉक्टरों ने अब इससे पूछना स्टार्ट किया कि इसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि तुम ये पूरी की पूरी हमें डिटेल में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब इसने बताया कि मैं सुबह मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ से आते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। घर पर जाने के बाद भी मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा था और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तब एक ब्लैक शैडो थी जो मेरी तरफ देख रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने ऐसे हाथ अपने आँखों पर लगाए कि तभी उस शैडो ने एक बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज किरण मेरी तरफ फेंकी, जो बिल्कुल सीधी मेरी शरीर पर आकर टकराई, छाती पर और हाथों पर और चेहरे पर। जिसके बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल अंधे जैसा मैं हो गया था और तभी से मेरा शरीर जलने लगा था। और इसीलिए जो ये जवाब था उस टाइम पर घर से बाहर निकला था, इसने अपने ऊपर कंबल डाला था क्योंकि इसको महसूस हो रहा था कि ये जल रहा है और खुद को बचाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। फिर ये अपनी बहन के घर पर पहुंचा। वहां पर जाने के बाद इसको उठाकर यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया। अब जो ये डॉक्टर्स थे इन्होंने अब इससे पूछा जवाब से कि क्या तुम्हें पता है कि वो ब्लैक शैडो क्या थी। जिसके बाद जो जवाब था ये लेटा हुआ था, ये एकदम से उठा और इसने कहा कि वो इस दुनिया की नहीं थे। और जब जुआओ ने ये बात कही इसके गाल से यहाँ से एक टुकड़ा मांस का उछलकर नीचे गिर गया। इसका जबाड़ा साफ दिखाई दे रहा था कि तभी जो ये जवाब था इसने नर्स से पानी मांगा पीने के लिए। नर्स ने इसको पानी दिया। इसको पेन किलर दिए गए थे, उसके नशे में इसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसने गिलास लेकर पानी पिया और आधा पानी इसका गाल से बाहर गिरे जा रहा था। डॉक्टर ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और इसके 4 घंटे बाद जो ये जवाब था इसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बारे में कभी भी ये नहीं पता चल पाया कि इसकी मौत का कारण क्या था। डॉक्टरों ने बस ये लिख दिया कि इसको हार्ट अटैक आया था और साथ में इसको जलाया गया था। नॉर्मली इसको जलाया गया था। लेकिन जो इसके परिवार वाले थे उनका मानना था कि जंगल में जो वो सांप है जिसके मुंह से आग निकलती है उसने ही इसे जलाया है। और जो इस गांव के लोग थे उनका ऐसा मानना था कि जो बाहर वो खदान है उसके अंदर जो भूत प्रेत रहते हैं, वो राक्षस वगैरह, उन्होंने आकर इसे जलाया है। लेकिन जो इस गांव से भी बाहर के लोग थे उनका ऐसा मानना था कि जुआव जो था वो किसी हाई रेडिएशन के चपेट में आया है। कोई सरकार द्वारा छुपके से किसी रेडिएशन की टेस्टिंग की गई है जुआई के ऊपर। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन जो सरकार है वो एक गरीब किसान के ऊपर क्यों आजमाएगी। इतनी हाई रेडिएशन को किसी के ऊपर क्यों छोड़कर वो देखेंगे। और जुआव इकलौता ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसे मरा हो। 1970 में यानी कि जुआव के मरने के 30 साल बाद एक व्यक्ति के और साथ ऐसा ही हुआ था। और जो 1970 में व्यक्ति मरा था और उसने मरने से पहले ये बताया था कि जंगल में उसने एक रोशनी को नीचे की तरफ आते हुए देखा था। एक काली सी आकृति उसके अंदर से उतरी और उसके बाद से उसकी त्वचा पर्पल कलर की हुई और फिर उसकी त्वचा गिरने लगी थी। इसके बाद उसकी मौत हो गई। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि दूसरी दुनिया से एलियंस ने आकर ये सब कुछ किया है।
लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अब आप लोग ही इसके बारे में बताएं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जुआव की मौत के पीछे क्या कारण था। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।